हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों पर चर्चा करने के लिए कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। एक बड़ी दिलसोज खबर अभी पिछले दिनों आई थी, जिसमें ब्रिटेन के प्रिंस हैरी, जो इस वक्त के बादशाह के बेटे हैं, किंग चार्ल्स थर्ड के बेटे हैं, उन्होंने अपनी एक किताब में कबूल किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान में पायलट के तौर पर ड्यूटी करते हुए 25 अफगानों को मारा था। यानी उन्होंने एक तरह से 25 लोगों के कत्ल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। इस खबर से बहुत अफगानिस्तान में खास तौर पर तालिबान की तरफ से, वहां की आवाम की तरफ से बहुत ही गुस्सा जाहिर किया गया और तालिबान सरकार ने यह कहा है कि हमने उस इलाके, हिलमंद एक जगह है, उस इलाके की तफसीलात हमने चेक की हैं। उन दिनों में कोई मुजाहिद वहां नहीं मारा। वो अपने साथियों को मुजाहिद कहते हैं। कोई नहीं मारा गया, इसलिए आम आदमी, बेगुनाह लोग मारे गए हैं। इस पर बात करेंगे और अफगानिस्तान में जो रिएक्शन है वो, और दुनिया में जो और रिएक्शन है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट असद मिर्जा साहब, जो लंबे अरसे तक बीबीसी के लिए काम करते रहे हैं और उसके अलावा नई दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन में सीनियर मीडिया एडवाइजर के तौर पर भी काम किया है। उस पोजीशन पे काम करने वाले शख्स के जो ताल्लुकात और राब्ते बड़े लोगों से, सरकार के लोगों से, और खुद इस रॉयल फैमिली, जो शाही खानदान कहा जा सकता है, उनके अफराद को भी आपने नजदीक से देखा है। आपके आर्टिकल्स देश में विदेशों में छपते हैं, अंग्रेजी, उर्दू, कई जबानों में, और आपकी एक वेबसाइट है asadmirza.in। उस पर आप उनकी कुछ और वीडियो और आर्टिकल्स देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये प्रिंस हैरी ने जो बात कही है, क्या वो आम तौर पर अंग्रेज की जहनियत को रिप्रेजेंट करते हैं? क्या है उनकी जहनियत? क्या वाइट चमड़ी के अलावा सब लोग इंफीरियर हैं, कमतर हैं, जिनको वो कत्ल करके उन्हें अफसोस भी नहीं होता? आप इस वाकये को कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया काजमी साहब। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए इस पूरे मामले के कुछ पस मंजर उनको बता दूंगा कि प्रिंस हैरी की जो एक नई किताब है, सबसे पहले जो उसको हम सवाने नहीं कह सकते, उसको यादें कह सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है मेमोइर्स। तो वो यादें हैं उनकी अब तक की जिंदगी की, उसके बारे में उन्होंने तफसीलात दी हैं, अपने अपने भाई के ताल्लुकात के बारे में, अपने और अपने वालिद किंग चार्ल्स के साथ उनके ताल्लुकात के बारे में, अपनी माँ के बारे में उन्होंने अपनी यादें उसमें लिखी हैं। और जब से उन्होंने अमेरिकन एक्ट्रेस मेगन मार्कल से शादी की थी, तब से लेकर अब तक पूरे शाही खानदान में जो एक उनकी बीवी के खिलाफ एक मंजरनामा बन रहा था, या जो हालात हो रहे थे, उसके बारे में उन्होंने अपना रद्द अमल जाहिर किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो किताब का नाम उन्होंने रखा है वो है स्पेयर। स्पेयर यानी कि अगर हम उर्दू में समझें तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि इजाफी, बल्कि अगर हम कहें कि स्टपनी, जो आम बोलचाल में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है, कि स्टपनी के तौर पे वो खुद अपने आप को भी देख रहे हैं, और वही नाम उन्होंने स्पेयर यानी कि स्टपनी अपनी किताब का भी रखा है। इससे पहले उनके नेटफ्लिक्स पर मेगन एंड हैरी के नाम से एक पूरी सीरीज आ चुकी थी पिछले साल। उसके बाद अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि वो लिव टू लीड करके एक नई डॉक्यू सीरीज जो है वो नेटफ्लिक्स के लिए बना रहे हैं, जो कि जल्दी नजर आम पर आ जाएगी। लेकिन इस किताब में जो कुछ भी उन्होंने चीजें लिखी हैं अपने फैमिली के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपने वालिद के बारे में, और यहाँ तक कि अपनी सेक्सुअल लाइफ के बारे में, तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि प्रिंस हैरी, जो कि इस वक्त 38 साल के हैं, वो इस तरीके की कोई हरकत करेंगे, सिर्फ इस खातिर कि वो अपनी बीवी मेगन मार्कल का दिफा कर सकें और लोगों के सामने ये हकीकत लाए कि दरअसल शाही खानदान में बंद दरवाजों के पीछे कैसे फैमिली लाइफ या आपके खानदान के अफराद के बीच ताल्लुकात होते हैं, कैसी लाइफ आप जीते हैं, क्या वो आम लोगों की जिंदगी से मुख्तलिफ होती है या नहीं होती है।
इसके बारे में उन्होंने तफसीलात मुहैया कराई हैं। और इसमें दो जो सबसे अहम बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसके ऊपर पूरे ग्लोबल मीडिया का हर एक की निगाहें थी कि भी उसमें उन्होंने क्या तफसीलात दी है। एक चैप्टर जो है वो उनका अपने अफगानिस्तान में जब उनकी तैनाती हुई थी, क्योंकि प्रिंस हैरी जो है वो रॉयल एयरफोर्स में फाइटर पायलट के तौर पर काम करते थे 10 साल तक के अरसे, 2005 से लेकर 2015 तक वो रॉयल एयरफोर्स में पायलट के तौर पर उन्होंने अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं। और अफगानिस्तान में वो 2 मरतबा उनकी तैनाती हुई, 2007 और 2008 के बीच में, और 2012 से लेकर 2013 तक, यानी कि दो उन्होंने फील्ड ड्यूटी ट्रिप्स, जो कि आर्मी की लैंग्वेज में कहे जाते हैं, अफगानिस्तान में किए। और उस वक्त उनको प्रिंस हैरी के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि कैप्टन हैरी वेल्स के नाम से उनको जाना जाता था। अपने अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले यादों के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपने अफगानिस्तान के 2 टूर्स में, और खास तौर से आखिरी वाले यानी 2012 से 2013 वाले टूर में, मैंने 25 लोगों को, उन्होंने कोई अफगान या तालिबान या कोई और नाम नहीं दिया है, 25 लोगों को हलाक किया। और उसमें उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो ये इस्तेमाल किया है कि जैसे शतरंज के प्यादों को मारा जाता है, शतरंज में आप प्यादे को मारते हैं, उस तरीके से मैंने उन लोगों को मारा। तो एक तरीके से जो आपने कही नफ्सियात की बात, तो इससे एक चीज बहुत साफ होती है कि क्या नफ्सियाती तौर पर प्रिंस हैरी जो है वो किसी नफ्सियाती मर्ज के मरीज हैं। कि क्योंकि आमतौर पर कोई भी फौजी जो होता है वो फौज के या जंग के मैदान में क्या हुआ, वो ये सारी तफसीलात किसी के सामने कभी नहीं लाता है, क्योंकि ये आपकी पेशेवाराना सलाहियत के अलावा जो पेशेवाराना तकाजे हैं उसके बिल्कुल खिलाफ जाता है। और यही प्रिंस हैरी के मामले में भी हुआ है कि प्रिंस हैरी की किताब के मंजर आम पर आने से पहले ही ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश एयरफोर्स, ब्रिटिश नेवी के बहुत से सीनियर एहलकारों ने ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर प्रिंस हैरी की तनकीद की है कि उनको अपने जो चीज माजी में उन्होंने किसी जंग के मैदान में देखी या की, उसको मंजर आम पर लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई फौजी इस तरीके की मालूमात कभी भी आवाम में या पब्लिक नहीं करता है। ये जंग के साथ सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, तफसीलात कभी भी बारीकी से नहीं दी जाती हैं। और इसी तरीके की वजह से अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लोगों ने भी, तालिबान के जो मुख्तलिफ अफराद हैं, उन्होंने प्रिंस हैरी की तनकीद की है। अनस हक्कानी जो कि अफगानिस्तान के कायम मुकाम इंटीरियर मिनिस्टर सिराज हक्कानी के भाई हैं, उन्होंने ट्विटर के ऊपर कहा है कि आप कैसे किसी इंसान को शतरंज का प्यादा करार दे सकते हैं। तो इससे आपकी जहनियत का अंदाजा होता है, और ये बिल्कुल सही बात है। उनका ये कहना था कि वो शतरंज के प्यादों की तरह नहीं थे, वो इंसान थे। और आपका ये पूरा अमल जो है वो बहुत ही गैर फितरी और गैर इंसानी अमल था। बिलाल करीमी जो कि अफगानिस्तान हुकूमत के डिप्टी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कहा है अपने ट्वीट में कि अफगानिस्तान के अवाम इस जानकारी को कभी भी फरामोश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो लड़ाई जिस वक्त प्रिंस हैरी वहां मौजूद थे, जब से वो शुरू हुई थी, वो मुंसिफाना लड़ाई नहीं थी, एक तरफा लड़ाई थी, जिसमें के निहत्ते अफगानी अवाम और दूसरे अफराद मारे जा रहे थे। तो ये जो वाकया प्रिंस हैरी ने अपनी किताब में जिसकी तफसील दी है, वो बिल्कुल गैर इंसानी वाकया और तफसीलात हैं, और इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और अफगानिस्तान की हुकूमत और अफगानिस्तान के अवाम कभी भी इन चीज को फरामोश नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूं कि प्रिंस हैरी का असल मकसद जो था वो ये है कि उनकी लड़ाई, जो बुनियादी लड़ाई है अपने बड़े भाई प्रिंस विलियम और अपने वालिद किंग चार्ल्स III के साथ में, वो ये है कि प्रिंस हैरी का कहना है कि उन्होंने मेगन मार्कल से जब से शादी की है, क्योंकि मेगन मार्कल कोई यूरोपियन नहीं है, बल्कि आप उनको कहिए कि अफ्रीकन ओरिजिन, वो अमेरिकन है, उनकी शिनाख्त है। तो उनकी जिल्द, जैसे कि आपने कहा कि सफेद फाम लोगों को क्या हक हासिल है, तो उनकी जिल्द सफेद नहीं है, वो हमारी आपकी तरह
कम सफेद या ज्यादा काली है, तो रॉयल फैमिली या शाही खानदान के लोगों ने उनको दर हकीकत दिल से कभी भी कबूल नहीं किया। और प्रिंस हैरी का ये इल्जाम है कि ये जाहिर करता है कि बरतानिया का शाही खानदान जो है वो कितना रेसिस्ट है, और जब उसके ही अपने किसी फर्द को वो कबूल नहीं कर सकता है, तो बाकी दुनिया में वो रेसिज्म को खत्म करने का काम कैसे करेंगे, जबकि वो बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन दर हकीकत आप इसका क्लियर एग्जाम्पल जो है वो शाही खानदान के लोगों के रवैये से और प्रेस में वो किस तरह रिपोर्ट किया जाता है इससे जाहिर होता है। उनका ये कहना है कि मौजूदा शाही खानदान को अपने तरीक़ेकार में किस तरीके से वो आवाम से मिलते हैं, किस तरीके की ज़हनियत वो लेकर आगे चलते हैं, इसमें आज के ज़माने के तकाज़ों के हिसाब से बहुत ज़्यादा तब्दीली करने की गुंजाइश मौजूद है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ जाएगा। और उनका यही इसरार है कि शाही खानदान के लोगों को नस्ली इम्तियाज या रेसिज्म को खत्म करने के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने की बजाय दर हकीकत ऐसे इकदाम लेने पड़ेंगे जिससे ये जाहिर हो कि वो नस्ली इम्तियाज नहीं कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि अगर किंग चार्ल्स III या उनके खानदान के दीगर अफराद खुद खानदान की बहू से नस्ली इम्तियाज करते हैं तो फिर बाकी दुनिया के साथ वो क्या करेंगे। और ये एक मायनाखेज बात है कि उन्होंने ऐसा कहा। और दर हकीकत जो खला या दूरियां पैदा हुई है शाही खानदान के लोगों में, खासतौर से प्रिंस हैरी की अपने बड़े भाई प्रिंस विलियम के साथ और किंग चार्ल्स के साथ, वो मेगन मार्कल से की शादी होने के बाद से ही आई। यानी कि नस्ली इम्तियाज की जो एलिगेशन वो लगाते हैं या इल्जाम जो लगाते हैं वो कहीं किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो उन्होंने अफगानिस्तान में 25 लोगों को हलाक करने का जो क्रेडिट लेना चाहा है वो बिल्कुल पेशेवराना तौर के ऊपर गलत और इंसानी तौर पर भी गलत है, और इसकी शदीद मजम्मत की गई है। और न सिर्फ तालिबान या दूसरे लोगों ने बल्कि बरतानिया में भी इसकी शदीद मजम्मत की जा रही है, क्योंकि आम आवाम भी जानता है कि एक फौजी जंग के मैदान में क्या करता है इसकी तफसीलात कोई भी आवाम जानना नहीं चाहता है, और इसको मजर आम पे लाना नहीं चाहिए था। इसके अलावा प्रिंस हैरी ने किताब में अपनी सेक्सुअल लाइफ और बाकी सारी चीजों का भी जिक्र किया है, जो कि बिल्कुल मेन मौजू जो है कि उनका और उनके भाई और उनके वालिद की सास के दरमियान क्या, किन बुनियाद पर, किन वजूहात पर इख्तलाफात बड़े हैं, उसका जिक्र करने से पहले ये सब जिक्र करना बिल्कुल बेमायने और बिल्कुल गैर जरूरी नजर आता है। तो अच्छा असद मिर्जा साहब, आप यूरोप के कल्चर को जानते हैं, BBC के लिए आपने काम किया है, उस खानदान को भी किसी हद तक देखा है आपने। आप ये बताइए कि क्या ये महज किताब को ज्यादा बेचने के लिए इस किस्म की चीजें रखी गई हैं? आमतौर पर जो किताबों की दुनिया है वो अपने आप में एक कुछ खास चीजों की वजह से किताब बहुत बिक जाती है, और उसमें छोटा मोटा फायदा नहीं होता, बहुत बड़ा फायदा होता है। तो क्या ये महज उस तरह के फायदा उठाने के लिए, या एक चीज और होती है मैंने महसूस की कि आमतौर पर हम जब एशियन मुल्कों में जिंदगी जीते हैं तो यहाँ कदम कदम पर आदमी बहुत ही आसानी से झूठ बोल लेता है। झूठ बोलने की आदत हमारे मुल्कों में ज्यादा होती है लोगों को। वहां आमतौर पर कोई आदमी क्राइम भी करता, बड़े से बड़ा क्राइम, उसको बहुत आसानी से बता देता कि हाँ मैंने किया है। तो क्या ये उस किस्म की सोच की वजह से या किताब बेचने की वजह से? क्योंकि मैं भी बहुत बार गया हूं लंदन और दूसरे शहरों में, वहां तो आमतौर पर सच बोलने का मिजाज होता है अंग्रेजों में, यह बहुत ही अप्रिशिएबल बात है। तो क्या यह सच बोलने की ख्वाहिश, या किताब ज्यादा बेचने की ख्वाहिश, या अपनी हकीकत बताना कि हम इतने जलील और इतने जालिम हैं कि हम लोगों को मार करके हमें कोई अफसोस नहीं होता? जी काजी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और जब मैं आपके फोन के बाद में इस बारे में मुख्तलिफ अखबारात और चैनल्स बाकी सब में देख रहा था तो मेरे जहन में भी ये बात आ रही थी कि ये मुझे लग रहा है कि एक पूरा PR कैंपेन, पब्लिक रिलेशंस कैंपेन प्रिंस हैरी के का जो अमला है वो चला रहा है, और उसका मकसद जैसा कि आपने
फरमाया कि बिल्कुल वही है कि किताब ज्यादा से ज्यादा बिके। और इसके साथ ही साथ मैंने एक दूसरी बात जो नोट की वो ये कि अमेरिका में इस किताब का कीमत जो है वो महज $25 रखी गई है, यानी कि यूके में इसको आप तकरीबन 30 पाउंड में खरीद सकते हैं, और बाकी यूरोप में 40 यूरो के करीब या 38 यूरो के करीब आप खरीद सकते हैं। तो अगर हम एक कंपैरिजन करें तो जो ऑटोबायोग्राफीज या इस तरह की किताबें होती हैं वो बहुत ज्यादा महंगी रखी जाती हैं। मतलब कम से कम उनकी कीमत 100 पाउंड या 125 पाउंड होती है। तो ये मुझे लग रहा है कि पूरा एक पब्लिक रिलेशंस स्ट्रेटेजी के तहत ये काम किया गया है, क्योंकि किताब को आज यानी 10 जनवरी को रिलीज होना था, लेकिन कुछ स्पेनिश पब्लिशर्स के पास में ये किताब ट्रांसलेशन के लिए गई थी। वहां से इस किताब के जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं वो सबसे पहले गार्जियन अखबार के मार्टिन पेंगली ने हासिल किए और उनको गार्जियन अखबार में शाया किया। उसके अलावा जिस तरीके से प्रिंस हैरी ने अब तक मुख्तलिफ टीवी चैनल जैसे कि यूके के आईटीवी को कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उससे पहले वो गुड मॉर्निंग अमेरिका प्रोग्राम में उन्होंने एक पूरा इंटरव्यू दिया, उसके अलावा सीबीएस के 60 मिनट्स प्रोग्राम में उन्होंने जिस तरीके से, और ये सारे तीनों इंटरव्यू कल ही हुए हैं यानी कि किताब के मंजर आम पर आने से महज एक दिन पहले। तो ये पूरी एक सोची समझी पब्लिक रिलेशंस या पीआर कैंपेन या स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, मुझे भी यही लगता है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से वो जो बातें सामने लाना चाह रहे थे उनको वो अगर दूसरे तरीके से सामने लाते तो वो ज्यादा बेहतर होता। और कभी भी ये नहीं होता है कि जिस तरीके से आप अपने घर में आपके साथ लोगों के साथ में चीजें हो रही, हाँ मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से शाही खानदान के अफराद के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ होता है, क्योंकि उनको अपनी पब्लिक लाइफ से और प्राइवेट लाइफ के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस एक रखना पड़ता है, और पब्लिक प्राइवेट लाइफ को छुपाना पड़ता है कि प्राइवेट लाइफ जो है वो पब्लिक ना हो जाए या आम ना हो जाए। और इसी की वजह है कि वहां पर पेपराजी जिसको हम कहते हैं कि जो लोग छुपकर उनके फोटोज खींचते हैं या उनके बारे में खबरें छापते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा पूरा एलिमेंट है जो कि ब्रिटिश प्रेस का इवॉल्व हुआ है, यानी कि बना है ये तकरीबन 20-25 साल से, जब से, बल्कि आप ये कहिए कि लेडी डायना की जब से नाजाकी शुरू हुई थी किंग चार्ल्स से, उस जमाने से इसने बहुत तूल पकड़ा है। और प्रिंस हैरी ने भी प्रेस को और खुसूसन यूके प्रेस को एक मुल्जिम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यूके प्रेस जो है वो असली प्रेस नहीं है। असली प्रेस के आप नुमाइंदे चंद एक हैं, जैसे कि गार्जियन अखबार है, इंडिपेंडेंट है, ऑब्जर्वर है, स्पेक्टेटर है। उसके अलावा जो पूरे यूके बेस्ड जो अखबार हैं वो टेबलॉइड हैं, और टेबलॉइड अखबार इसी तरीके की खबरें मिर्चें लगाकर शाया करते हैं ताकि उनकी सर्कुलेशन ज्यादा से ज्यादा हो। और ये एक हद तक उनका कहना बहुत दुरुस्त है कि जिस तरीके से यूके का शाही खानदान और उसके मुख्तलिफ अफराद की जो निजी जिंदगी है वो मंजर आम पर लाई जा रही है, इसके लिए यूके प्रेस भी बहुत जिम्मेदार है। लेकिन उसको इस तरीके से खत्म करने का या सबके सामने लाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा उनका गलत है। वो किसी दूसरे तरीके से इस चीज को उनको उठाना चाहिए था और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अच्छा, एक और खबर है, हालांकि हमने शुरू में उसका जिक्र नहीं किया लेकिन शायद आपकी नजर से गुजरी हो। एलन मस्क के सैटेलाइट्स ईरान में क्या कुछ कर रहे हैं। एक DW की खबर है जिसमें ये जो हंगामे ईरान में हुए उसके दौरान एलन मस्क के सैटेलाइट्स उसको वहां के प्रोटेस्टर्स को ये बताया जा रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आपकी नजर से गुजरी वो खबर? क्या 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 लगता है, क्या हो सकता है? वो खबर देखिए किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एलन मस्क का पूरा टेक्नोलॉजिकल एम्पायर पूरी दुनिया में और खासतौर से खला में उन्होंने जो अपना पूरा एम्पायर बनाया है, और अभी ईरान के अलावा रशिया यूक्रेन जंग में भी इसकी तरह की खबरें आई थी कि वो यूक्रेन को जो है बैंडविड्थ प्रोवाइड करा रहे हैं अपनी सैटेलाइट से। अगर यूक्रेन के पास इंटरनेट ना हो तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन इलॉन मस्क की सैटेलाइट जो है उनको
ये बैंडविड्थ इंटरनेट की प्रोवाइड करा रही हैं, और इसी तरीके की खबरें कुछ ईरान के ताल्लुक से भी आई है, लेकिन उसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है पूरे तरीके से, क्योंकि इलॉन मस्क अपनी तरफ से कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि उनकी सैटेलाइट इस तरीके के काम कर रही है, क्योंकि जो आलमी कवानीन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक, वो इन चीजों को आईटी रूल्स की खिलाफ वर्जी मानते हैं कि किस तरीके से आप दूसरे मुल्क में जाकर वहां के इंटरनेट को पेनिट्रेट करके अपनी खबरें वहां पर पहुंचाना शुरू करें, या उनको कोई दूसरा रास्ता दें जो कि वहां की हुकूमत नहीं चाहती है। लेकिन ये एक ऐसा मंजरनामा है जो कि आने वाले वक्तों में और ज्यादा बढ़ता जाएगा। जी, मैं खत्म करने से पहले कुछ, चूंकि वो जो बात हो रही थी कि अंग्रेजों की क्या साइकोलॉजी ऐसी होती है कि लोगों को कत्ल करें आसानी से, मुझे इस वक्त याद आ रहा है, मैं थोड़ा सा अपने कुछ तजुर्बात और कुछ एक वाकयात जरा शेयर करना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ। जो लोग जरा अभी नौजवान हैं शायद उनको वो वाकया याद ना हो। 2008 में इराक में एक वाकया हुआ था। मुंतजर जैदी नाम का एक जर्नलिस्ट, उसने जॉर्ज बुश पर जूता फेंका था, और वो इत्तेफाक से बाद में दिल्ली के विजिट पे आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। महेश भट्ट ने उस वाकये का एक ड्रामा यहाँ पर वो किया था, प्ले, और उसमें वो उनको इनॉग्रेट करने के लिए बुलाया था। उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि क्या आपने जब जूता मारा था तो आपने क्या सोचा था कि कुछ और पॉलिटिशियंस के सर पर भी जूता लग सकता है? तो उसने कहा मैंने तो एक सेकंड के बाद के लिए भी नहीं सोचा था। लेकिन एक बात जो उसने कही वो ये कही कि वो चूंकि जर्नलिस्ट था, और अब भी है, वो अब लबनान में रहता है जहां तक मुझे इत्तला है, मुंतजर जैदी। उसने कहा कि मैंने 8 साल की जैनब को जिस तरह से अमरीकी फौजी के जरिए कत्ल होते हुए देखा, मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं कोई ऐसा बड़ा काम जरूर करूंगा ताकि अमेरिकन को जलील किया जा सके। तो ये एक नफ्सियाती तौर पर बिल्कुल जैसे सैडिस्ट होते हैं ना, कहीं भी कुछ भी फायदा ना हो, कुछ भी ना हो तो चलते चलते आदमी पे गोली चला दी, मार दी। ऐसे बहुत से वाकयात हमारे सामने नजर आते हैं। अमेरिका में तो स्कूलों में बच्चे टीचर्स को मार देते हैं, बच्चों को मार देते हैं। तो ये एक अजीब सी किस्म की नस्लें तैयार की जा रही हैं, और उससे दुनिया को, पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। और ये कोई मजहब की बात नहीं है, उनके अंदर वो इंसानियत का जो जज्बा होना चाहिए हर जिंदा क्रिएशन के लिए, वो शायद कमजोर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब असद मिर्जा साहब, आपने हमें वक्त दिया। और कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर कहना चाहें इसके सिलसिले में? जी काजमी साहब, आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैंने जब जिस तरीके से पूरे प्रिंस हैरी की आपने नफ्सियात की, उनकी साइकोलॉजी की बात की, तो मैं जब इसको पूरे मंजरनामे को देखता हूँ और अगर तारीखी तौर पर भी देखता हूँ, तो मुझे एक उनको थोड़ा सा ये लगता है कि हमें कुछ ग्रेस भी देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी वालिदा लेडी डायना का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था, एक्सीडेंट के बाद में, उस वक्त ये दोनों बच्चे प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम जो है बहुत छोटे थे, और उनका कहीं ना कहीं अपनी माँ का खोना जो है उनके साइकोलॉजी पे, उनके पूरे मेंटल मेकअप पे या नफ्सियात पर उसने एक बड़ा असर छोड़ा है, क्योंकि उसके बाद से भी उनके अपने वालिद किंग चार्ल्स से ताल्लुकात कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं थे। और उसके बाद जिस तरीके से उस वक्त के प्रिंस चार्ल्स ने कैमिला पार्कर बोल्स से शादी की, तो दोनों शहजादे जो हैं उसके खिलाफ थे। तो जो पूरा मुझे लगता है कि बच्चे से लेके बड़े होने तक, जवान होने से बड़े होने तक, जो 38 साल की उम्र तक जो कुछ भी प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम ने अपने छुटपन में झेला है नफसियाती तौर पर, तो कहीं ना कहीं उसकी छाप उनकी पर्सनैलिटी पर जरूर पड़ी है, और वो पूरी जिंदगी उसमें एक नुमाया किरदार अदा करती रहेगी। तो हमें उनको थोड़ा सा उनके ऊपर रहम भी करना चाहिए कि किस तरीके से बचपन में उन्होंने अपनी माँ को खोया, तो उसका असर जो है वो उनकी पूरी पर्सनैलिटी पर आया है। और अब जो उनके ताल्लुकात अपने भाई और अपने वालिद के साथ ठीक नहीं है, उसके भी वजह है जो प्रिंस हैरी इस तरीके की किताब लाने पर और पूरे डॉक्यू सीरीज और दूसरी सीरीज बनाने पर मजबूर हुए। लेकिन साथ ही साथ वो इससे पैसा भी बना रहे हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आप अपने दुख को
पब्लिक करके या आवाम के सामने लाकर कुछ हासिल नहीं कर रहे, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं आप। अब उसमें वो किस तरीके से उसको सेटिस्फाई करते हैं अपने आप को, ये वो जाने, लेकिन मेरे मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गलत है। जी शुक्रिया बहुत बहुत काज़मी साहब। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया असद मिर्जा साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।